हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे भारत इतिहास की ये क्लास 41 है और आज इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में हम चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था उसके बारे में पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और अशोक शासक की शुरुआत करी थी। अशोक के बारे में हमने उसके जीवन के बारे में पढ़ा था और अशोक के जो अभिलेख थे, भारत शासक में सबसे पहले जो अभिलेखों की शुरुआत करवाई थी वो अशोक ने करवाई थी। और अशोक के अभिलेख व शिलालेखों को 3 भागों में विभाजित किया हुआ था, जो थे आपके पहले शिलालेख, दूसरा था आपका स्तंभलेख और तीसरा था आपका गुहालेख। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम जो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों को भी वृहद अभिलेख व लघु अभिलेख में भी विभाजित किया हुआ है। तो अशोक के शिलालेख व अभिलेख, सबसे पहले जो अशोक के अभिलेखों की खोज करी थी वो करी थी टिफेन थेयर ने। और टिफेन थेयर ने 1750 ईसा में अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज करी थी। और अशोक के जो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईसा पूर्व में। अशोक के जो वृहद अभिलेख हैं, अशोक के जो वृहद अभिलेखों की संख्या है वो है 14 इसके वृहद अभिलेख हैं। और जो 14 वृहद अभिलेखों की सूची में नहीं आते वो आ जाते हैं इसके लघु अभिलेखों की सूची में। और ये 14 जो अभिलेख हैं, ये कहा जाता है कि ये 14 अभिलेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और वो सबसे पहले हम वो जो 8 स्थान हैं जहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं उनको पढ़ेंगे। तो अशोक के जो 8 स्थानों से अभिलेख मिले हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला स्थान है वो है शाहबाजगढ़ी, और शाहबाजगढ़ी है पेशावर व मर्दान जिले में, जो आता है पाकिस्तान व अफगानिस्तान में। और इसकी जो खोज करी थी वो करी थी जनरल कोट ने 1836 में। दूसरा स्थान है हमारा मनसेहरा, और मनसेहरा क्षेत्र है आपका हजारा व मनसेहरा जिले में, और ये जिला आता है पाकिस्तान में। और इसकी खोज करी थी आपकी 1889 में। और इसकी खोज करी थी कनिंगम व पंजाब पुरातत्व विभाग ने मिलकर इसकी खोज करी थी। तीसरा स्थान है गिरनार क्षेत्र। और जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था गिरनार क्षेत्र में। तो गिरनार क्षेत्र है जूनागढ़ और काठियावाड़ जिले में, और ये जूनागढ़ जिला आता है गुजरात में। इस गिरनार क्षेत्र में खोज करी थी अभिलेख की कर्नल जेम्स टाड ने 1822 में। और यहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वो ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में हुआ था। और ये कहा जाता है कि ये जो जूनागढ़ से अभिलेख प्राप्त हुआ था अशोक का, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। चौथा स्थान है हमारा जहां से अशोक के अभिलेख मिले थे वो है हमारा कालसी। और कालसी जो क्षेत्र है वो है देहरादून में, और देहरादून है हमारा उत्तराखंड में। और इस जगह की खोज करी थी कि यहाँ पर अभिलेख है वो करी थी फॉरेस्ट ने 1860 में इस कालसी में अशोक के अभिलेख की खोज करी थी। पांचवा स्थान आता है हमारा सोपारा, और सोपारा है आपका ठाणे व पालघर में, जो है हमारा महाराष्ट्र में। और इसमें अभिलेख की खोज करी थी भगवान लाल ने 1889 में। छठा स्थान आता है हमारा धौली स्थान, और धौली स्थान है हमारा पुरी जिले में, और पुरी है हमारा उड़ीसा में, पुरी है हमारा
उड़ीसा में। और इसकी खोज करी थी कीटो ने, और कीटो ने इसकी खोज करी थी 1837 में। सातवां स्थान है हमारा जौगढ़, और जौगढ़ स्थान है हमारा गंजाम में, और गंजाम है उड़ीसा राज्य में। और इसकी खोज करी थी वाल्टर इलियट ने 1850 में। आठवां स्थान है हमारा एरागुडी, और एरागुडी स्थान है करनूल क्षेत्र में, और करनूल पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। और इसकी खोज करी थी अनुघोष ने, और अनुघोष ने इसकी खोज करी थी 1829 में। और जो हम करनूल से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं अशोक के, वो हुए थे दो लिपि में, खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में। तो ये थे हमारे 8 स्थान जहां से अशोक के जो वृहद अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। फिर आता है कि जो ये धौली और जोहर, धौली और जोगढ़ जो स्थान हैं जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त मिले हैं, इनमें इन स्थानों के जो अभिलेख हैं, अभिलेखों पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेखों के स्थान पर ही 2 अन्य लेख खुदे हुए मिले हैं, जिन्हें पृथक कलिंग प्रजापन कहा गया है। मतलब जो धौली और जौगढ़ स्थान से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं, 11वां, 12वां व 13वां अभिलेख, इन्हीं के स्थान पर, इन्हीं के साथ 2 अन्य लेख खुदे हुए मिले हैं, जिन्हें पृथक कलिंग प्रजापन कहा गया है। मतलब जिन्हें सेपरेट कलिंग एडिट्स भी कहा गया है। तो ये हैं हमारे 8 स्थानों से जो 14 अभिलेख, अशोक के वृहद अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो हमारे 8 स्थान इस प्रकार हैं। और इन अभिलेखों को, ये जो 14 अभिलेख हैं अशोक के, इन अभिलेखों को यूनेस्को के द्वारा 13 जुलाई 2012 को इन अभिलेखों को यूनेस्को की लिस्ट में जारी कर दिया था। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है हमारा पेरिस में, और पेरिस आता है हमारा फ्रांस में। उसके बाद आते हैं कि ये जो अभिलेख मिले हैं 8 स्थानों से, इन अभिलेखों पर जो लिपि मिलती है वो मिलती है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और आरमाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं जूनागढ़ अभिलेख, जो हमारा गुजरात में है। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ग्रीक और अरमाइक के लिपि के जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो अब जो अशोक के 14 वृहद अभिलेख हैं, उनमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं, कौन सा अभिलेख कौन सी जानकारी से संबंधित है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अशोक के जो 14 वृहद अभिलेखों की जानकारी मिलती है वो हमें इस प्रकार मिलती है। जो पहला अभिलेख है अशोक का, जो प्रथम अभिलेख है, उस प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वह जीव हत्या बंद कर दी गई थी। मतलब इस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि पशु बलि की निंदा की गई थी अशोक के द्वारा। दूसरा जो अभिलेख है हमारा, जो सेकंड अभिलेख है, उस सेकंड अभिलेख में मानव व पशु चिकित्सा प्रारंभ हो गई थी। मतलब मनुष्य की और जो पशुओं की चिकित्सा की जाती थी, या चिकित्सा के लिए जो विभाग बनाए जाते थे, उनकी शुरुआत हो गई थी। और दो प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। और इसी अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि जो चोल वंश, पांड्य वंश थे, उनमें भी आगे चलकर जो चिकित्सा के लिए विभाग बनाए गए थे। तीसरा अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है, तीसरे अभिलेख में, कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष धर्माधिकारियों, जो धर्म के अधिकारी थे,
धर्माधिकारियों जैसे युक्त, राजदूत, प्रादेशिक, इनको प्रत्येक 5 वर्ष में, इन अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में धम्म यात्रा पर जाने का आदेश दिया गया था। दोबारा देखिए, हमारे तीसरे अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि अशोक के राज्याभिषेक से 12 वर्ष बाद जो धर्माधिकारी थे, जैसे जो युक्त, राजदूत, प्रादेशिक, इनको ये आदेश दिया गया था कि आप हर 5 वर्ष में धम्म यात्रा पर जाओगे। हमारा जो चौथा अभिलेख है अशोक का, जो चौथा अभिलेख है, इसमें अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई थी। हमने अपना कलिंग युद्ध में जो अशोक ने किया उसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और कैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष नीति की जगह पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। और इसी नीति का जो वर्णन मिलता है वो हमें अशोक के चौथे अभिलेख में मिलता है। मतलब भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई गई थी, और धर्म संबंधी नियम जो मिलते हैं वो चौथे अभिलेख में मिलते हैं। और हिंसा नहीं करना, इसकी जानकारी भी हमें 4th अभिलेख में मिलती है। और इस अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने मृत्यु दंड को माफ नहीं किया था। मतलब अशोक अगर कोई अपराध हो जाता था तो अशोक उसको मृत्यु दंड भी दे सकता था। इसकी जानकारी भी हमें चौथे अभिलेख में मिलती है। पांचवा अभिलेख, अशोक का पांचवा अभिलेख है कि धम्म महामात्यों की जो धर्म की नीति थी उसके लिए कुछ महामात्यों की नियुक्ति करवाई गई थी, और उनके कर्तव्यों का वर्णन हमें 5वें शिलालेख में मिलता है। और इसी शिलालेख में हमें कंबोज व गंधार राज्य का वर्णन भी मिलता है। अशोक का 6th अभिलेख है। अशोक के 6th अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रजा सेवा अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि जो प्रजा की अधिकारी थे उनको यह आदेश दिया गया था कि अशोक जहां भी रहेगा उसे हर समय सूचना मिलनी चाहिए। इसका जानकारी मिलती है हमें 6ठे अभिलेख में। 7वें अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि आत्म संयम का पालन करना चाहिए, और मनुष्य कितना भी दान करे यदि उसमें संयम आत्म सिद्धि नहीं है तो वह अधर्म है। मतलब कि आत्म संयम, मनुष्य को आत्म संयम का पालन करना चाहिए, और मनुष्य कितना भी दान करता है अगर उस मनुष्य में आत्म संयम या संयम आत्म सिद्धि नहीं है तो उसका वह जो दान है वो अधर्म है। और अशोक के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों में जो सबसे बड़ा, सबसे लंबा अभिलेख है वो है हमारा 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। उसके बाद आता है अशोक का 8वां अभिलेख, और अशोक के 8वें अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि विहार व शिकार यात्रा की जगह पर धर्म यात्रा आरंभ की गई थी। मतलब तीर्थ यात्रा आरंभ की गई थी। तीर्थ यात्रा का जो वर्णन मिलता है वो हमें अशोक के 8वें व 9वें अभिलेख में मिलता है। अशोक का 9वां अभिलेख आता है कि धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों को धर्म का ज्ञान देना चाहिए। मतलब धर्म के प्रचार की जो बात की गई है वो 9वें अभिलेख में की गई है। अशोक का 10वां अभिलेख आता है कि यश कीर्ति की निंदा की गई है, बल्कि वह कार्य करने चाहिए जो परलोक में सुख दे। 11वें अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अशोक ने अपने 11वें अभिलेख में धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उन्होंने कहा है, इस अभिलेख में कहा गया है कि धर्म जैसा कोई दान नहीं है, धर्म जैसा कोई मित्र नहीं है, और इसमें यह जानकारी भी दी गई है कि
परिवार वालों को, माता पिता भाई बहन जो सगे संबंधी थे, उनको भी धम्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। 12वें अभिलेख में, 12th अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। मतलब अशोक ने अपने कौन से अभिलेख में यह जानकारी दी है कि सभी धर्म समान हैं, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो जानकारी दी है हमें 12वें अभिलेख में। फिर आता है हमारा 13वां अभिलेख, और 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध। जब अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कलिंग में जो मुख्य व्यापार हुआ करता था वो सूती वस्त्र व हाथियों का व्यापार हुआ करता था, और अशोक ने इसी लालच में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कलिंग साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। और अशोक ने कलिंग साम्राज्य पर जो आक्रमण किया था वो अपने राजा बनने के 8वें या 9वें वर्ष में किया था, 261 ईसा में किया था, ईसा पूर्व में किया था। और इसी अभिलेख में हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, और इसी अभिलेख में हमें अशोक का पश्चाताप भी मिलता है कि किस प्रकार से कलिंग में जो 1 लाख सैनिकों की मौत हुई थी और 1.5 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए थे, और अशोक को इसका जो पश्चाताप हुआ था उसकी जानकारी हमें अभिलेख 13 में मिलती है। और युद्ध की नुकसान व हानि बताए गए हैं, मतलब युद्ध में कौन कौन सी हानि होती है, कौन कौन से नुकसान होते हैं, उसकी जानकारी हमें शिलालेख या 13 में मिलती है। और इसमें एक जाति का वर्णन हुआ है इस शिलालेख में, जो है 8वीं जाति। और 8वीं जाति का जो जिक्र हुआ है, जो उल्लेख हुआ है, वो शिलालेख 13 में हुआ है। तो शिलालेख 13 में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। अशोक ने किस प्रकार से पश्चाताप किया था, उसे किस प्रकार से पश्चाताप हुआ था, और कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था और धम्म नीति भी अपनाई थी। और इसी शिलालेख में अशोक ने युद्ध के नुकसान के बारे में भी बताया है। जो 14वां अभिलेख आता है वो है धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। अशोक ने धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा कौन से शिलालेख में दी है? 14वें शिलालेख में दी है। उसके बाद आता है कि जो संगम राज्य जिसे हम आगे करेंगे, संगम राज्य की जो जानकारी दी है वो अशोक ने अपने सेकंड और जो 13वां अभिलेख है उसमें जानकारी दी है संगम राज्य की। तो हमने अपने जो 14 अभिलेख थे अशोक के, जो 14 अभिलेख थे जो हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे, उनके बारे में हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद हम आते हैं हमारे लघु शिलालेख व अभिलेख। लघु शिलालेख वह शिलालेख हैं जो शिलालेख उन 14 वृद्ध शिलालेखों में सम्मिलित नहीं हुए थे, उस सूची में सम्मिलित नहीं हुए थे। उन शिलालेखों को लघु शिलालेख भी कहा जाता है। तो जो शिलालेख 14 वृद्ध अभिलेखों व शिलालेखों में सम्मिलित नहीं हुए थे उन्हें हम लघु शिलालेख भी कहते हैं। और लघु शिलालेख हमें निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा लघु शिलालेख है वो है मास्की लघु शिलालेख, और यह शिलालेख हमें रायचूर व कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। और इस लघु शिलालेख की खोज करी थी बीडल महोदय ने 1915 में। और ये कहा जाता है कि अशोक का जो सबसे नवीनतम अभिलेख खोजा गया है वो मास्की अभिलेख खोजा गया है 1915 में। और सर्वप्रथम मतलब अशोक का नाम जो हमें अशोक मिलता है वो हमें मास्की लघु शिलालेख में मिला है। दूसरा लघु शिलालेख है हमारा भार्गो लघु शिलालेख, और ये हमें जयपुर से प्राप्त हुआ है। और इस शिलालेख की खोज करी थी कैप्टन बर्ट ने, और कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज 1940 में करी थी। और यह सबसे लंबा लघु शिलालेख है। जब हम बृहद
शिलालेखों में पढ़ रहे थे तो उसमें जो सबसे लंबा शिलालेख था वो था हमारा 7वां शिलालेख, और लघु शिलालेखों में जो सबसे लंबा शिलालेख है वो है हमारा भार्गु शिलालेख। इस शिलालेख में हमें जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे, बुद्ध, संघ और धम्म, उसका उल्लेख मिलता है। और भार्गु शिलालेख में ही हमें अशोक ने खुद को मगध का राजा कहा था। हमारा तीसरा लघु शिलालेख है सहसाराम व सासाराम, और यह लघु शिलालेख मिल रहा था हमें बिहार में। चौथा है हमारा रूपनाथ लघु अभिलेख या शिलालेख। तो रूपनाथ लघु अभिलेख मिला था हमें जबलपुर में, और यह है हमारा मध्य प्रदेश में। पांचवा आता है हमारा ब्रह्मगिरी लघु अभिलेख, और ब्रह्मगिरी लघु अभिलेख है हमारा चित्रदुर्ग में, जो है हमारा कर्नाटक राज्य में। छठा है हमारा गुर्जरा लघु अभिलेख, और गुर्जरा लघु अभिलेख मिला था हमें जबलपुर में, और जो है हमारा मध्य प्रदेश में। और इस अभिलेख में भी, गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक ही मिला था। सातवां है हमारा अहरोरा, अहरोरा लघु शिलालेख, और अहरोरा लघु शिलालेख मिला था हमें मिर्जापुर से, जो है हमारा उत्तर प्रदेश में। आठवां लघु शिलालेख है हमारा एररगुडी, और एररगुडी शिलालेख मिला था हमें करनूल से। करनूल है हमारा आंध्र प्रदेश में, या जिसे सीमांध्र भी कह दिया जाता है। नौवां लघु शिलालेख है हमारा राजुल, राजुल मंडगिरी लघु शिलालेख, और राजुल मंडगिरी लघु शिलालेख मिला था हमें करनूल से, जो है हमारा आंध्र प्रदेश में। 10वां है हमारा सिद्धपुर लघु शिलालेख, और सिद्धपुर लघु शिलालेख मिला था हमें ब्रह्मगिरी से, जो है हमारा कर्नाटक में। 11वां है हमारा जटिंग रामेश्वर, और ये मिला था हमें ब्रह्मगिरी से, जो है हमारा कर्नाटक में। 12वां शिलालेख है हमारा गोबी मठ लघु शिलालेख, और गोबी मठ लघु शिलालेख मिला था हमें मैसूर से। 13वां शिलालेख है हमारा पालगी गुंड, और पालगी गुंड लघु शिलालेख मिला था हमें गोबी मठ से। 14th है हमारा सनाती लघु अभिलेख, और सनाती लघु अभिलेख मिला था हमें गुलबर्गा से, और यह है हमारा कर्नाटक में। 15वां है हमारा उडैगोलम व अडैगोलम या फिर उडैगोलम लघु अभिलेख मिला था हमें बैलगाड़ी से, जो है हमारा कर्नाटक में। और इस उडैगोलम अभिलेख में हमें अशोक का नाम अशोक मिला है। फिर आता है नैतूर लघु शिलालेख, और नैतूर लघु शिलालेख भी हमें बैलगाड़ी, जो हमारा कर्नाटक में है, और इस अभिलेख में भी हमें अशोक का नाम अशोक मिला है। फिर आता है हमारा सीहोर, और सीहोर जो हमारा 17वां लघु शिलालेख है, ये मिला था हमें मध्य प्रदेश से। 18वां है हमारा लघु शिलालेख सारो मारो, और सारो मारो लघु अभिलेख मिला है हमें शहडोल मध्य प्रदेश से। 19वां है हमारा मानमोरी व शंकरभा अभिलेख, व मानमोरी व शंकरभा अभिलेख हमें मिला है चित्तौड़ से, और जो है हमारा राजस्थान में। 20वां लघु शिलालेख है हमारा कंसवा लघु अभिलेख, जो मिला था हमें कोटा से। 21वां है हमारा रूपनाथ लघु अभिलेख, और जो मिला था हमें जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये थे हमारे कुछ जो हमारे लघु अभिलेख थे। इन अभिलेखों में हमारे ऐसे 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिला है, जैसे मास्की लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। दूसरा है गुर्जरा अभिलेख जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। तीसरा है हमारा उडैगोलम
उडरबोलम, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। चौथा है हमारा मैतूर, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। तो ये थे हमारे लघु शिलालेख। उसके बाद आता है कि जो हमारा कौशाम्बी अभिलेख है, अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है, इस कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम सबसे पहले जो भारतवर्ष का जिक्र हुआ था, सबसे पहले वह कौन सा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष का जिक्र हुआ था? वो है हमारा हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख हमारा संबंधित है कलिंग का जो प्रसिद्ध राजा था खारवेल, खारवेल से संबंधित है हमारा हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें सोहगोरा अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलते हैं या सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले मिलता है हमें एरन अभिलेख से, और एरन अभिलेख है हमारा भानुगुप्त से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार-ए-कुना। सार-ए-कुना अभिलेख जो है हमारा कंधार में, और यह अभिलेख हमें द्विभाषी में, मतलब इसमें दो लिपि मिली थी, हमारी दो भाषाएं मिली थी, जो थी हमारी ग्रीक व अरमाइक भाषा में ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अशोक के समय, जब अशोक का शासन चल रहा था और अशोक के द्वारा बहुत सारे अभिलेख स्तंभ बनवाए गए थे, और तो दक्षिण भारत में कौन सी लिपि थी जो प्रसिद्ध हो रही थी? वो थी हमारी ब्रह्म लिपि, वो थी हमारी ब्रह्म लिपि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अशोक के जो स्तंभ बनवाए गए थे या अशोक के जो अभिलेख बनवाए गए थे, उन अभिलेखों में कौन सा पत्थर इस्तेमाल में हो रहा था? तो पत्थर था हमारा बलुआ पत्थर, और ये बलुआ पत्थर मंगवाया जाता था मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश से व चुनार से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वह श्रीलंकाई शासक कौन सा था? वह श्रीलंकाई शासक कौन सा था जो अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा था अपने आप को? तो वो था हमारा तिस शासक। दोबारा देखिए, श्रीलंका का तिस शासक अपने आप को अशोक के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा था। फिर आते हैं हमारे स्तंभ लेख। हमने अपने जो हमारे शिलालेख थे, वृद्ध शिलालेख व लघु शिलालेख, उनको कंप्लीट किया है। अब हमारा शिलालेखों में जो अगला पार्ट आता है वो है हमारा स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख भी हमारे दो प्रकार के हैं, एक है हमारा वृद्ध स्तंभ लेख और दूसरा है हमारा लघु स्तंभ लेख। सबसे पहले करेंगे हम अपने वृद्ध स्तंभ लेख। ये कहा जाता है कि वृद्ध स्तंभ लेख, हमें 7 वृद्ध स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे। जैसे सबसे पहला जो स्तंभ लेख है वो है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख, और प्रयाग स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ था कौशाम्बी से, जो है हमारा उत्तर प्रदेश में। इस प्रयाग स्तंभ लेख में हमें अकबर इस स्तंभ को इलाहाबाद लेकर आया था, और इस स्तंभ पर प्रयाग प्रस्ती व इलाहाबाद का लेख लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कि दूसरा जो हमारा स्तंभ लेख है वो है हमारा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख हमें मेरठ व उत्तर प्रदेश में है, और इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था, वह कोटला में इसे स्थापित किया हुआ है। इसकी जो खोज करी थी वो करी थी स्टीफन थिलर ने 1750 में। तीसरा स्तंभ है हमारा दिल्ली टोपरा स्तंभ, जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ के कुछ उपनाम हैं, जैसे भीमसेन की लाठ, फिरोज शाह की लाठ, दिल्ली शिवालिक की लाठ और सुनहरी लाठ। इन नामों से भी इस स्तंभ को जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ को दिल्ली ले गया था और यमुना के रास्ते में
कोटला में इसे स्थापित करवा दिया था। इस स्तंभ का जो इस स्तंभ पर जो जानकारी है उसकी जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसे जो दिल्ली लाने का श्रेय जाता है, जो दिल्ली इसे लेकर आया था, वह इतिहासकार है शम्स ए सिरान। शम्स ए सिरान इसे दिल्ली लाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस पर विग्रहराज चतुर के लेख भी उत्कीर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे मौर्य वंश के अशोक शासक के द्वारा जो अभिलेख और स्तंभलेख बनवाए गए थे, उनकी